हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को एनसीईआरटी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग क्लास छठी क्लास का एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। और अब से हम लोग इस वीडियो में क्लास छठी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 देखेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे आज, और आगे भी ऐसे ही वीडियो आएगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और इस एनसीईआरटी में हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम छठवीं क्लास का एनसीईआरटी के पढ़ें तो इसमें दिया गया है। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि ये छठा क्लास का एनसीईआरटी है क्या। ठीक है, ये छठी क्लास का एनसीईआरटी प्राचीन काल का इतिहास है। इसमें केवल प्राचीन काल के बारे में ही बताया गया है। और सबसे पहले हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर इतिहास होता क्या है। ठीक है, तो इतिहास हम लोग के बारे में जानेंगे, पूरा जानकारी लेंगे इसका। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ से हम लोग चालू करते हैं। कैसे पता लगाएं इतिहास के बारे में, हम लोग कैसे पता लगाएं, ये दिया हुआ है। इतिहास के बारे में हम लोग कैसे पता लगाएं। इतिहास को जानने के लिए हम रेडियो को सुन सकते हैं, टेलीविज़न को देख सकते हैं, और अखबार को भी पढ़ सकते हैं। अगर हमें इतिहास जानना है तो इन सब सारे माध्यमों से हम लोग इतिहास के बारे में जान सकते हैं। या फिर हम किसी उस समय के व्यक्ति से मिल सकते हैं और बातचीत करके जान सकते हैं, जिससे उस ज़माने की स्मृति हो, यानी ज्ञान हो उस ज़माने के बारे में। उन व्यक्ति से भी हम जान सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसमें इतिहास का आखिर महत्व होता क्या है। ठीक है, इतिहास का महत्व ये है। ठीक है, देखिएगा आप लोग, इतिहास से हमें बीते हुए काल के राजाओं, साम्राज्यों और साम्राज्यों के समाज के बारे में पता चलता है हमें, कि उस समय के राजा महाराजा और उस समय के साम्राज्य कैसा था। इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। और हमें इतिहास से हम ये पूर्वजों की महानता, जो महान उनके उपलब्धियाँ थी, उनके बारे में भी हम लोग जानते हैं इतिहास से। ठीक है, और इतिहास से हम ये भी पता चल लगा सकते हैं कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह का खेल खेलते थे। इतिहास से हम ये भी सबक ले सकते हैं कि जो उस समय में हम लोगों को कार्य नहीं करना चाहिए था, वो कार्य किए हैं। आगे चल के हम वो उस काम को ना करें और उससे अच्छा तरीका से और अच्छा ढंग से बेहतरीन भविष्य बना सके। ठीक है, इतिहास की विशेषता यही है जो मैंने आप लोगों को बताया। और सबसे पहले इसमें प्राचीन में दिया गया है कि आखिर लोग उस समय कहाँ रहते थे तो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ सोते थे, कैसे घर बनाते थे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। इसमें दिया है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिर तक शिकारी, पशुपालक, यहाँ पे कृषक, पशुपालक, शिकारी, व्यापारी, पुरोहित और शिल्पकार, कलाकार और संगीतकार या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आखेटक शब्द दिया गया है। और इस आखेटक का, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, यहाँ पे आखेटक शब्द दिया गया है। और इस आखेटक शब्द का मतलब क्या होता है, शिकारी होता है। इस आखेटक शब्द का मतलब ये होता है शिकारी। ठीक है, उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे ये भी जान सकते हैं, कि उस समय बच्चे तो कौन सा खेल खेलते थे, क्या कहानियाँ सुनते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, और कौन सी नाटक देखा करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ नर्मदा नदी, लोग कहाँ रहते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ठीक है, लोग रहते थे पर कहाँ रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे। और इस नर्मदा नदी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा कहानी बताता हूँ। ठीक है, आज से नर्मदा नदी पर कई हजार वर्ष तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। ठीक है, वे लोग शिकार करते थे, फिर कंद फल मूल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पे नहीं रहते थे, बल्कि खाना बदोश या बंजारे थे। ठीक है, और मतलब खाना बदोश या बंजारे थे। इस नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले लोग क्या करते थे, कई लाख वर्ष पहले लोग
नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक का मतलब होता है जो कंद फल मूल इकट्ठा करते हैं, उसे कुशल संग्राहक कहते हैं। जो आसपास के जंगलों में विशेष संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए जड़ों फलों जंगलों के अन्य उत्पादन का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवर का आखेटक और शिकारी। यहाँ पे आखेटक शब्द का मतलब होता है शिकारी। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिमी, यहाँ पे देखेंगे उत्तर पश्चिमी की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। ये देखेंगे सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ पे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर लोग यहाँ आज से लगभग 8000 वर्ष पहले लोग यहाँ पे रहते थे। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत किया था। ये जो भी लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर रहते थे वो उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले खेती का शुरुआत किया था। और खेती की शुरुआत में इन लोगों ने सबसे पहले क्या उपजाया था, गेहूं और जौ की फसल उपजाया था, ठीक है। और उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल पशु पालतू बनाना शुरू किया था। और जब ये लोग इतना सा जाहिर सी बात है अगर कोई आदमी खेती करेगा तो वो तो वहीं एक ही स्थान पे रहेगा। तो वो लोग जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी पे जो लोग रहते थे वो खेती करते थे, इसलिए उनको एक ही जगह पे रुकना पड़ता था। इसलिए वो गांव का भी धीरे धीरे निर्माण कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वही बात दिया गया है। देखेंगे इस क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने क्या गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया, ठीक है। उन्हें भेड़ बकरी, यहीं से लोगों ने जानवर को पालतू बनाना शुरू किया, ठीक है। भेड़ बकरी बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया और ये लोग गांव में रहते थे। और जो लोग खेती करेंगे वो जाहिर सी बात है कि वो अपना फसल काटने के लिए रुकेंगे, इसलिए वो धीरे धीरे गांव का भी निर्माण कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखें, देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी। देखिए यहाँ पे मैप में आप लोगों को मैं नर्मदा नदी के बारे में बताता हूँ। आखिर ये नर्मदा नदी देखिए यहाँ पे किरथर, ये किरथर और ये रहा सुलेमान पहाड़ी, ठीक है। ये सुलेमान पहाड़ी है और ये क्या किरथर पहाड़ी है और ये रहा नर्मदा नदी। और यहीं के तट पर जो ये नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा नदी इसी के तट पर यानी कि इसी नदी के तट पे साइड में गांव का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ। देखते हैं यहाँ पे गारो और बिंद पहाड़ियाँ कहाँ पे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लोग गारो और बिंद पहाड़ियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। गारो और बिंद पहाड़ियाँ, देखिए गारो पहाड़ियों पर रहने वाले लोग उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले धान की खेती की शुरुआत किया था। ये गारो पहाड़ी पे ही चावल का साक्ष्य मिला है। जो भी हमारे इतिहासकार है उनको सबसे पहले गारो पहाड़ियों से ही चावल का साक्ष्य मिला है, जिससे ये सिद्ध किया कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे रहने वाले लोगों ने ही चावल की खेती का शुरुआत किया था, जिन्होंने सबसे पहले धान की खेती शुरुआत किया था। ये उनको साक्ष्य विंध्याचल के उत्तर में मिली है, जिससे वो पता लगता है कि विंध्याचल के उत्तर में धान की खेती काफ़ी हद तक अच्छी होती थी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसमें देखते हैं गारो और बिंद पहाड़ियाँ। देखिए यहाँ पे है गारो पहाड़ियाँ, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये है गारो पहाड़ियाँ और इसी पे धान की खेती मिली है, ठीक है। उत्तर पूर्व में गारो, इसके बाद ये देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसमें सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे और ये उत्तर के साइड में स्थित थे। इधर ये स्थित है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु और उसके सहायक नदियाँ। देखिए ये सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी। और ये सब जो नदी निकली है इस सिंधु नदी की, ये सब सहायक नदी है। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? देखिए जो एक नदी होती है और उसमें बहुत सारे आकर छोटे छोटे नहर या फिर नदी आकर मिलती है, उसे हम लोग सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये गारो और ये बिंद पहाड़ियाँ है नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा नदी के पास नहीं है, ये बिंद पहाड़ियाँ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सिंधु और उसके सहायक नदी। मैंने आप लोगों को बता दिया सिंधु और उसके सहायक नदी। देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है सिंधु और उसके सहायक नदी के बारे में। देखिए सिंधु नदी का विकास लगभग आज से 4700 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। सिंधु और उसके सहायक नदियों का विकास आज से 47 वर्ष पहले हुआ था। यहाँ पे 4700 वर्ष पहले क्या आरंभिक नगर फले फूले, मतलब कि 4700 वर्ष पहले ही यहाँ पे गांव की बसने की प्रक्रिया चालू हुई। गंगा और उसके सहायक नदी के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों का नगर आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। जो गंगा नदी के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों पर नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाइए। देखेंगे हम लोग गंगा और उसका सहायक नदियाँ। देखिए गंगा नदी की हम लोग बात कर लेते हैं पहले। तो गंगा नदी के किनारे शहरों का विकास आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। और कुछ शहर गंगा जैसे सहायक नदियों के किनारे विकसित हुआ है, और कुछ शहरों का विकास समुद्री तट पर भी हुआ है। यहाँ पे वही दिया होगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। देखिए प्राचीन काल में ये मगध जो है एक सम्राट था, ठीक है। और वर्तमान जो आज बिहार में पड़ता है, उस समय वर्तमान बिहार को उस समय मगध के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। इसका शासक बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने विशाल राज्य स्थापित किए थे। जो मगध का शासक थे वो विशाल राज्य स्थापित किए थे। देश के अन्य हिस्सों में भी राज्य का स्थापित किए थे। वो पूरे मगध में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग अन्य हिस्सों पर भी मगध का शासन था, ठीक है। लोगों के सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा की यात्रा कभी कभी हिमालय जैसी ऊंची पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्री के कारण यात्रा जोखिम भरा होता था। मतलब उस समय की यात्रा इतना भी आसान नहीं था, बहुत जोखिम भरा रहता था। उन लोगों को पर्वतों पर चढ़ना होता था, पहाड़ियों पर चढ़ना होता था, रेगिस्तान से होकर गुजरना होता था, नदियों को पार करना होता था। इन सब कठिनाई ये बहुत ही कठिन और मुश्किल काम था। फिर भी उनके लिए ये काम कोई असंभव नहीं था। वो लोग आते जाते रहते थे, ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए इसके अतिरिक्त व्यापारी काफिले कभी कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। अब व्यापारी जो थे वो मूल्यवान वस्तु को मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इन सब जोखिम भरे रास्तों से होकर उन लोगों को जाना पड़ता था। खासकर व्यापारी को और सेनाओं को भी जाना रहता था, ठीक है। और वो लोग भी जाते थे जो मान के चलिए कि आज ठंडी के मौसम में कहीं दूसरे जंगल में है तो उन्हें उस ठंडी के मौसम में दूसरा फल प्राप्त हो रहा है, और जैसे ही गर्मी का मौसम आया, फल की समाप्ति हो गई, तो हमें दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा पानी के तलाश में, खाने के तलाश में, या फिर एक ही जगह पे जानवर का शिकार करते करते वो जानवर भी वहाँ से भाग जाते थे, जिसके कारण वो जानवर के पीछा करते करते वो आगे जाते थे, जिन्हें ये सब रास्ते में रेगिस्तान, पर्वत, पहाड़ियाँ मिलती रहती थी और इन्हें ये जोखिम भरे रास्ता को पार करना होता था, ठीक है। देखें कुछ लोग नए और रोचक स्थानों के खोज की चाह में उत्साह भी यात्रा किया करते थे, और कुछ लोग ऐसे भी लोग थे जो उत्साह में मतलब कि नया नया खोज करने के लिए उत्सुक थे, और यात्रा वो लोग करते थे नया जगह को खोजने के लिए, नया नया चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो लोग यात्रा किया करते थे। आगे हम देखेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, और इसमें कुछ खास दिया नहीं है ये सब।
फिर भी मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूँ। एक बार फिर से मानचित्र वन को देखिए। पहाड़ी पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसे चाहा वो ऐसा कर सके। वो पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। जो उपमहाद्वीप के बाहर के लोग थे वो यहीं आए, यहीं बस गए, क्योंकि दोबारा उनको ये सब रास्ते में जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती थी, जिसके कारण वो जहाँ से लोग जाते थे वहीं अपना रहना खाना बसना शुरू कर देते थे। ठीक है। आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जैसे 100 वर्षों के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ की भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। ठीक है। मतलब कि जो लोग जहाँ से आते थे उनकी वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पाना रहना पहनावे को लेकर आते थे, और इधर जिस स्थान पे जाते थे उस स्थान के लोगों में लोगों को भी ये सब बताते थे, और जहाँ पे वो लोग रहते थे ये सब फिर ये कल्चर वहाँ पे छोड़ जाते थे। ठीक है। और फिर वहाँ का भी लोग इनसे जुड़ जाते थे। ऐसे होता था, मतलब कि एक जगह से कोई दूसरा आदमी आया और यहाँ रहने लगा, और यहाँ उनका खाना पाना रहना अलग है और इनका भी पहनावा रहना खाना अलग है। तो वे लोग एक दूसरे से मतलब जुड़ मिलकर ऐसे वो लोग रहा करते थे। ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे हम दिया हुआ है देश का नाम। ठीक है। देश का नाम, अपने देश का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अपने देश के लिए पराए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ये देखिएगा, इंडिया शब्द जो किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। देखिएगा, इंडस शब्द को ही संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। अपने एटलस के ईरान और यूनानियों का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस कहा। देखिएगा यहाँ पे सिंधु जो नदी थी, वो लोग जो ईरानी और यूनानी जो थे वो भारत आने के लिए सिंधु नदी को पार करते थे, और उस सिंधु नदी उनको बोलने नहीं आता था सिंधु नदी, इसलिए उसे आसान भाषा में वो लोग हिंदोस बोला। सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश था। ठीक है, जिसे वो लोग इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर के पश्चिमी में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। ये जो भारत शब्द का प्रयोग है, ये उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब कि वहाँ पे जो लोग समूह में रहते थे उनके लिए ये भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद में भी मिला है। ये सबसे पुराना कृति है। ऋग्वेद सबसे पुराना कृति, सबसे पहले ऋग्वेद का ही रचना किया गया है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। पहले वो लोग भारत नाम का प्रयोग किसके लिए करते थे, वहाँ पे जो भी लोग रहते थे एक छोटा समूह में, उनके लिए भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। और बाद में ये लोग पूरे देश के नाम के लिए ये भारत इंडिया का प्रयोग करने लगे। ठीक है। अतीत के बारे में कैसे जाने, देखिएगा, अतीत के बारे में हम दो तरह से जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम 4 तरीके से जान सकते हैं। देखिएगा, पहला है पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि से हम लोग अतीत के बारे में जान सकते हैं। दूसरा अभिलेख से जान सकते हैं। तीसरा सिक्का से जान सकते हैं। और चौथा पुरातत्व स्थल से जान सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये जो चित्र है ये पांडुलिपि है। ठीक है। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये पांडुलिपि है, और ये भुर्ज नामक पेड़ के छाल पे ये लिखा गया है। क्या है, पांडुलिपि है। देखिएगा, वहीं ये दिया हुआ है। अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। इसके लिए एक तरीके अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है। ये पुस्तक
लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है। देखिएगा, ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, पांडुलिपि किसे कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, पांडुलिपि किसे कहते हैं। पांडुलिपि वैसे पुस्तक जो हाथ से लिखा जाता है उसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अंग्रेज में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, ये शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ होता है, ठीक है। मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द है जिसमें मेनू जिसका अर्थ हाथ होता है, ये इससे निकला है, ठीक है। ये पांडुलिपि प्रायः तार के पत्रों और हिमालय क्षेत्र से उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ के छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो पांडुलिपि है हाथ से लिखा जाता है, और तार के पत्ते या फिर भुर्ज नामक पेड़ के छाल पे ये लिखा जाता था पांडुलिपि, ठीक है। और पांडुलिपि के बारे में जान गए। और देखिएगा, ये पांडुलिपि में इसमें दिया नहीं गया है, और हो सकता है इसमें, एक मिनट, हाँ देखिएगा, इसमें ये पांडुलिपि, और इस पांडुलिपि में क्या लिखा जाता था। ये है कि पांडुलिपि लिखा जाता था उस समय छपाई या प्रिंटिंग का तकनीक नहीं था, इसलिए हाथ से ही पेड़ के छाल पे लिखा जाता था, और ये बहुत दिन तक संरक्षित भी रहता था। तो इस आखिर पांडुलिपि में लिखा क्या जाता था। इस पांडुलिपि में हमें पुरानी जो भी पांडुलिपियाँ है उसमें धार्मिक विश्वास, जो भी धार्मिक विश्वास है, और रीति रिवाज, रजाओं, दवाइयाँ और वैज्ञानिक कविताएं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। एक बार ठीक से सुन लीजिएगा कि पांडुलिपि में क्या लिखा मिलता है सबसे ज़्यादा। देखिएगा, पांडुलिपि में धार्मिक विश्वास और रीति रिवाज, रजाओं और दवाई, विज्ञान, कविताएं, औषधियों आदि के बारे में प्रचुर हमें जानकारी मिलती है। किससे? पांडुलिपि से ये सब हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। ये सब यही दिया है। और यहाँ पे देख लीजिए, पांडुलिपियाँ मंदिर और विवाहों से प्राप्त होती है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया। पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान और सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलता है। अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कवियों तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें संस्कृत में लिखे हुए जो भी पांडुलिपि है संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। ये 3 भाषा में लिखा हुआ मिलता है पांडुलिपि, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल भाषा में, ठीक है। और उस समय की जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी, ठीक है, ठीक है। अब हम अभिलेख के बारे में जानते हैं। आखिर अभिलेख क्या है? देखिएगा, ये अभिलेख है, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए ये अभिलेख है, ठीक है, ये अभिलेख है। अभिलेख अब क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। आखिर अभिलेख क्यों उखेरा जाता था पत्थरों पर? देखिए, किसी पत्थर पर उखेरे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख पर मतलब कि ये अभिलेख पत्थर पर लिखा जाता था, और ये अभिलेख पांडुलिपि के तुलना में काफ़ी ज़्यादा संरक्षित रहता था। अभिलेख पांडुलिपि के तुलना में ज़्यादा संरक्षित रहता था। किसी पांडुलिपि के तुलना में बहुत लंबे समय तक ये सुरक्षित रह जाता था। क्या? अभिलेख रह जाता था। ज़्यादा अभिलेख किसी राजा के घोषणा या आदेश मिलते हैं। कोई भी अभिलेख हो उस पर सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? राजा का घोषणा पत्र या उसका आदेश, इसलिए मिलते हैं ताकि अभिलेख को लिखवाकर एक स्थान पर रख दिया जाता था किसी चौराहे पर, ताकि वहाँ से आते जाते लोगों को इस पे ध्यान जाए और पढ़े, और राजा को आदेशों का पालन करे। उनके द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उसका पालन किया जाए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, इसलिए अभिलेख का निर्माण कराया जाता था। और देखिएगा, इसमें क्या लिखा? ऐसे घोषणा को अभिलेख पर इसलिए लिखा जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सके। कुछ अभिलेख राजाओं
व्यापारियों द्वारा अच्छे काम के बारे में भी लिखा जाता था। जो भी उस समय के राजा थे वो अपने अभिलेख लिखवाते थे, उसमें जो भी वो अच्छा काम किए रहते थे उसके बारे में लिखवाते थे, या फिर व्यापारियों के बारे में कुछ अच्छे काम को लिखवाते थे। अभिलेख देखिएगा, ऐसे अभिलेख संस्कृत एवं तमिल या प्राकृत में लिखे गए हैं। ये भी तीनों भाषाओं में लिखा गया है, संस्कृत और तमिल या प्राकृत में। ये भाषा याद रखिएगा, भाषा बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अभिलेख का हम लोग बात कर लिए। इसमें मैंने जो बताया वही दिया हुआ है, इसमें पढ़ने वाले कोई बात नहीं है, मैंने जो बताया वही दिया हुआ है। लगभग 2250 वर्ष पुरानी यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। ये जो है अफगानिस्तान के कंधार में अभी है। ये अभिलेख 2250 वर्ष पुरानी है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश से उत्कीर्ण कराए गए थे। जो उस समय का शासक कौन थे? अशोक थे, जिन्होंने लड़ाई से इस्तीफा दे दिया था, त्याग कर दिया था लड़ाई से, वही वो शासक है अशोक, ठीक है। उन्हीं का आदेश इस पे लिखा गया है, देखिए उन्हीं का आदेश इस पे लिखा गया है, ठीक है। लिपियां अक्षर अथवा संकेत से बनी होती है। जब ये कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र के प्रयुक्त होने वाली यूनानियों अराइमेइक नामक दो विभिन्न लिपियों का भाषाओं में है, ठीक है। ये दो भाषाओं में है, अराइमेइक और नामक दो विभिन्न लिपियों के भाषा में है। ये पांडुलिपि जो अभिलेख ये है, ये अभिलेख जो है वो दो भाषा में है, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। देखिएगा इसमें दिया, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जा सकती है। ऐसे वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्विक कहलाता है। देखिएगा, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही पुरातत्विद कहलाता है, ठीक है। जो लोग पुराने वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वही पुरातत्विद कहलाते हैं, ठीक है। पुरातत्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्रों, मूर्तियां का अध्ययन करते हैं। ये लोग पत्थर, ईंट और इमारत, अवशेष, चित्र, मूर्तियां का अध्ययन करते हैं, और वो औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों से प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ये लोग मतलब कि ऐतिहासिक चीज़ों को बारे में पता लगाते हैं, और वो ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में ये लोग बहुत हद तक ये लोग पता लगाते हैं। ये अनुमान भी लगाते हैं कि ये देखिएगा, ये कुछ वस्तु पत्थर की पक्की बनी, मिट्टी तथा कुछ धातु के बनी हो सकती है। देखिएगा, ये जो वस्तु है ऐसे ही दिख रहा है, जो मिट्टी का बना हुआ है, जो पका हुआ है, ठीक है। देखिए ये, और ये जो उस समय की कोई धातु का बना हुआ वस्तु है, ऐसे लगता है जो उस समय का सिक्का हो, ठीक है, मुद्रा हो एक प्रकार का, ऐसे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही होता था, ये देखिएगा। देखिएगा, पक्की मिट्टी धातु से बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाला होता है। ये सब ऐसे तत्व है जो बहुत ही कठोर, ये बहुत ही कठोर तथा जल्दी नष्ट नहीं हो सकता है, ऐसे बना होता है, ठीक है। क्या पुरातत्विक, तो यहाँ हम लोग थे, हाँ देखिएगा, पुरातत्विक जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। जो भी पुरातत्विकविद होते हैं वो चिड़िया, जानवरों और मछलियों का हड्डियां भी ढूंढते हैं। उससे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ये सब मिलने के बाद उन्हें ये एक अंदाज़ा मिलता है कि हो सकता है कि लोग अतीत में यही, अगर मछली मिली तो मछलियाँ खाते होंगे, मछली का हड्डी मिली, चिड़िया का हड्डी मिली तो हो सकता है कि चिड़िया को भी मारकर खाते होंगे, शिकार कर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पुरातत्विक को बंधुओं का प्रकाशेष मिलते होंगे। क्या पुरातत्विकों को बंधुओं को कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? यहाँ पे देखिएगा, पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्विक से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों के सहायता से हम
धीरे धीरे अतीत पुनः निर्माण करते जाते हैं। अब इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें कुछ है नहीं, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ठीक है। अतीत एक या अनेक। अतीत को हम बहुवचन के रूप में करते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं। ये एक नहीं है, एक आदमी से नहीं मिलकर बना है अतीत, ये बहुत सारे लोगों को से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सब कोई देखिएगा पढ़ने वाला इसमें कुछ है नहीं, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोग के लिए अतीत अलग अलग मान्य थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषि का जीवन राज्यों तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन से शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय की देश अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों को पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों को पकड़कर शिकार करके तथा फल मूल द्वारा प्राप्त करते हैं। कहाँ के लोग? अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग क्या क्या खाते हैं? मछली खाते हैं, शिकार करके फल फूल खाते हैं, ठीक है। और अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए इसके विपरीत शहरों, मतलब कि उसके विपरीत जो पास का शहर है, उसके आगे का जो शहर है, वो आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। इस तरह का भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासक तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी मछुआरे, देखिएगा, जबकि शिकारी मछुआरे संग्राहक कृषक अथवा पशुपालक जैसे जैसे आम आदमी पराये अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये लोग जो राजा साम्राज्य थे, वो लोग अपने कार्यों का लेखा जोखा जो है वो लिखवाते रहते थे, और वे लोग रखते थे। और जो आम आदमी है वो बेचारे कैसे लिखवाएंगे? वो उतना पढ़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए वो अपने कामों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, ठीक है। पुरातात्विक की सहायता से हम आज जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इन सब चीज़ों के बारे में जानना अभी बहुत कुछ शेष है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तिथियों का महत्व। तिथियों, अगर कोई तुमसे देखिएगा, तिथि का महत्व मतलब क्या? तिथि को हम लोग दो वर्गों में बांट कर रखा हुआ है, एक एडी और एक बीसी, ठीक है। एडी और बीसी मतलब दो भागों में बांट कर हम लोग रखा हुआ है। उन्हीं के बारे में तिथियां के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। देखिएगा, अगर कोई तुमसे तिथि का विषय पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह कोई और ये वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म, जो वर्ष की गणना होने लगी वो ईसाई धर्म से होने लगी। ईसा मसीह के जन्म से ही वर्ष का गणना क्या होने लगी। अतः 200 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद से है, ठीक है। 200 वर्ष यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी तिथियों को ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था उस समय के जो भी तिथियां थी इसे ईसा पूर्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो भी तिथियां है वो जो भी घटना हुआ है ईसा मसीह के जन्म से पहले हुए, इसलिए उसे ईसवी कहते हैं। ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानकर वर्तमान से पूर्व की तिथि का उल्लेख करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इतिहास और तिथियां, ये पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी इसमें दिया हुआ है, पढ़ देता हूँ मैं। अंग्रेजी में बीसी
हिंदी में ईसा पूर्वी, ठीक है। इस बीसी को ईसा पूर्वी कहते हैं, ठीक है। ईसा पूर्वी, बीसी मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, बीसी तात्पर्य बिफोरा। इस बीसी का मतलब होता है बिफोरा क्राइस्ट। देखिएगा यहाँ, बिफोरा क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है क्या, बिफोरा क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा होता है, या एनो डामनी, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डामनी, नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी के जगह हमें सी ई तथा बीसी, एडी के जगह हमें ये मिल सकते हैं तथा बीसी बीसी ईस्वी का प्रयोग होता है, ठीक है। सी ई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा मतलब क्या, कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोरा कॉमन एरा के लिए होता है। बीसीई का मतलब बिफोरा कॉमन एरा, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथिया के इस रूप का प्रयोग लगभग 2 वर्ष के पूर्व आरंभ में हुआ था। कभी कभी अंग्रेज की बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, बीपी, देखिएगा बिफोर प्रेजेंट। कभी कभी ये भी शब्द का प्रयोग होता है वर्तमान से पहले है। ये देखिएगा जो ये सब आपको दिखाई दे रहा है ये उस समय का अक्षर था, ठीक है। ये देखिए, इस सिंबल का मतलब पी है, इस सिंबल का मतलब टी है, इस सिंबल का मतलब ओ है, इस सिंबल का मतलब एल है, इस सिंबल का मतलब एम है, और इसका मतलब आई है और इसका मतलब एस है, ठीक है। यहीं पे जो चिड़िया का मतलब ए, और ये कुछ बनाया गया है, इसका मतलब आर होता है, और ये चिन्ह का मतलब टी होता है, इसका मतलब ए होता है, इसका मतलब टी और डी दोनों होता है, ठीक है। इसका मतलब पी, इसका मतलब ओ, इसका मतलब आई, और इसका मतलब एल, और इसका मतलब ये त्रिभुज के आकार का जो मतलब है उसका के, और ये शेर जैसा लग भी रहा है इसलिए इसे एल, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी 6वीं क्लास का चैप्टर 1 खत्म हो गया, और कल आप लोगों के लिए चैप्टर 2 लेकर आऊँगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ठीक है। ये आप लोगों का एनसीईआरटी आज ख़त्म हो गया, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनसीईआरटी स्टडी @22.5 ये मेरा चैनल का नाम है, और ये चैप्टर 1 है, ठीक है। और कल आप लोगों को चैप्टर 2 के बारे में हम बताएंगे। एक बार जो हम पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, आखिर किन किन चीज़ों के बारे में हम पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के महत्व के बारे में। हम लोग जाना है कि इतिहास से हमें बीते हुए काल, राजाओं, साम्राज्यों और समाजों के बारे में पता चलता है। किससे? इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धि के बारे में पता चलता है, और वो जो गलती करती है उन गलतियों के बारे में पता चलता है, ताकि हम वर्तमान में अच्छे भविष्य को बनाए रखें। और हम लोगों ने ये देखा कि लोग कहाँ रहते थे, तो लोग उत्तर पश्चिमी के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर लोग रहते थे, ठीक है। जहाँ सबसे पहले लोगों ने गेहूँ और जौ की जैसे फसल को उपजाना क्या शुरू किया था। देखिएगा उत्तर और पूर्वोत्तर में गारो पहाड़ियाँ तथा मध्य पहाड़ियाँ, भारत के विभिन्न पहाड़ियों पर लोग, यहाँ पे भी लोग रहते थे। यहाँ पे सबसे पहले क्या, इन पहाड़ियों पर सबसे पहले लोगों ने चावल का उपजाना आरंभ किया था। सिंधु और उसके सहायक नदियों के पास भी लोग रहते थे, जो उनके किनारे धीरे धीरे वो बसने का प्रक्रिया शुरू कर दिए थे, और वो लोग आखेटक से खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। और आगे देखेंगे सिंधु और उसके सहायक नदियाँ देख लिए। गंगा और सोन नदी के किनारे लोग आज से लगभग 2500 वर्ष लोग पहले रहते थे, गंगा और सोन नदी के किनारे, ठीक है। और नर्मदा नदी के तट पर भी लोग रहते थे। इतना हमने देखा था इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है।
अब हम लोग देखे थे इतिहास जानने का स्रोत क्या क्या हो सकता है, तो इतिहास जानने का स्रोत कितना है, चार है। क्या? एक पांडुलिपि, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्का और चौथा पुरातत्व मतलब पुरातत्व स्थल, मतलब पुराना स्थल। पांडुलिपि हाथ से लिखी गई किताब को पांडुलिपि कहते हैं, और उस समय छपाई या प्रिंटिंग का तकनीक नहीं था। ठीक है। पुरानी पांडुलिपि में क्या लिखा रहता था? धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, दवाइयाँ, औषधियाँ और कविताएं आदि की प्रचुर जानकारी मिलती थी। किससे? पांडुलिपि से। और अभिलेख से क्या मिलता था हमें? अभिलेख से किसी पत्थर पर उकेरे गए लेख को ही हम लोग क्या बोलते थे? अभिलेख बोलते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित रहता था। ये अभिलेख काफी हद तक सुरक्षित रहता था। ज्यादातर अभिलेख किसी राजाओं की घोषणा या आदेश को लिखवाया जाता था। ठीक है। और ये क्यों लिखवाया जाता था? ताकि इससे ज्यादा लोग पढ़ सके। कुछ अभिलेख राजाओं के व्यापारियों द्वारा अच्छे काम करने के बारे में लिखवाया जाता था। ऐसे अभिलेख संस्कृत और तमिल प्राकृत में लिखे गए हैं। ये देखिएगा आप लोग, तीन लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में ये अभिलेख लिखा गया है। ठीक है। और सिक्का से हमें पता चलता है, सिक्का के अक्सर उसे जारी करने वाले राजाओं का तस्वीर रहती है। उस समय का जो भी सिक्का था, सिक्का के बारे में शायद आप लोगों को नहीं हम बता पाए, इसके लिए क्षमा करते हैं। आप लोग देख लीजिए, सिक्का के बारे में हम अभी बता देते हैं। देखिएगा, सिक्का, उस समय का जो भी सिक्का था उस पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजाओं का तस्वीर रहती थी। इसलिए सिक्का को उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्का से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है, और उस समय के जो भी राजा थे वो अपने तस्वीर लगाए रहते थे सिक्कों पर। सिक्का का शुरुआत सबसे पहला प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। प्राचीन ग्रीस में कितना साल पहले हुआ था सिक्का का प्रयोग? देखिएगा, 600 ग्रीस ग्रीस में हुआ था सिक्का का शुरुआत। अब उसके बाद हम लोग पुरास्थल के बारे में देखें। जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरास्थल कहते हैं। यहीं तक हम लोगों ने देखा, और आगे चलकर यहाँ पे क्या सिंबल के बारे में भी हम लोग देखें। ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, और हम लोग कल चैप्टर छठी क्लास का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर लेके आ आएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को एनसीईआरटी स्टडी @22.5 ये चैनल का नाम है, इसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये आप लोग का ख़त्म हो गया।